कृति ने भी तेजी से उस लड़की की ओर देखा और उसका चेहरा सदमे से बदल गया। एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ गई कि हालत बेहद गंभीर है। लड़की की सांसें बहुत तेज हो गई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा उभर आई थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कृति ने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? वो बहुत हैरान थी, लेकिन ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो तुरंत आगे बढ़कर जांच करना चाहती थी, लेकिन रुद्रा की हरकतें उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो तेजी से लड़की के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी जेब से चांदी की नीडल्स वाला एक छोटा बॉक्स निकाला, उसे खोला और सीधे 6 चांदी की नीडल्स बाहर निकाल ली। ये देखकर कि रुद्रा ने उससे पहले ही कदम उठा लिया था, कृति ने गुस्से से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्रा ने कृति के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी कलाई को एक झटका दिया और उसकी उंगलियां हवा में नाची। एक एक करके नीडल्स लड़की के शरीर पर गिरने लगी। वो चांदी की नीडल्स लड़की के शरीर के 6 सबसे महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट पर चुभ गई। कृति, जो पहले गुस्से और हैरानी से भरी हुई थी, उसकी खूबसूरत आंखें फैल गईं। कृति ने हैरानी से कहा, ये तो एक्यूपंक्चर की काफी पुरानी तकनीक है। कहा जाता है कि इस तकनीक को फेमस ऑक्यूपंक्चरिस्ट गौरव हांडा ने बनाया था और इसमें मरे हुए को वापस जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी तकनीक थी, ये कब की खो चुकी थी। कृति को इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसके गुरु डॉक्टर हिमांशु ने अपनी जवानी में पूरे देश की यात्रा की थी। तब उनकी मुलाकात गहरे पहाड़ों में रहने वाले एक ऑक्यूपंक्चरिस्ट से हुई थी और उन्होंने अपनी आंखों से एक बार इस तकनीक का इस्तेमाल होते देखा था। पर कृति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रुद्रा को इसका इस्तेमाल करते हुए देखेगी। कृति ने मन में सोचा, ये कैसे हो सकता है? वो तो जेल गया था, वो इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? रुद्रा ने पहले जो कुछ कहा था उसे याद करके कृति के दिल में एक अजीब सी लहर उठी। क्या वो सच में मेरी भलाई के लिए रोक रहा था? जैसे ही कृति ये सब सोच रही थी, रुद्रा ने 5वीं चांदी की नीडल लगाई। 4वीं, जो अब तक तेजी से हाँफ रही थी, उसकी सांसें फिर से स्थिर हो गई। उसी समय उसे होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली, हैरान होकर चारों ओर देखा और आखिर में उसकी नजर रुद्रा पर आकर टिक गई। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, अरे वो जाग गई, सच में जाग गई। ये आदमी कौन है? इसकी डॉक्टरी तो कमाल की है। 4वीं को जागा हुआ देखकर भीड़ में तुरंत वाहवाही की लहर दौड़ी। अब लोग जिस नजर से रुद्रा को देख रहे थे, उसमें तारीफ और सम्मान भर गया था। जैसे ही सब लोग रुद्रा की डॉक्टरी से हैरान थे, कृति की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। कृति ने सख्ती से कहा, तुम लोग वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो और मरीज को इमरजेंसी रूम में भेजो। दोनों नर्सों ने घबरा कर कहा, जी मैम। दोनों नर्स तुरंत एक स्ट्रेचर लेकर आईं और 4वीं को उस पर लिटाकर अंदर ले गई। फिर कृति ने रुद्रा की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, मेरे साथ अंदर आओ। इतना कहकर कृति स्कूल के हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रुद्रा ने एक कड़वी मुस्कान दी। वो जानता था कि जो होना है वो होकर रहेगा। वो इस बार प्राइम केयर वापस कृति के साथ अपने मतभेद सुलझाने ही तो आया था। 5 मिनट बाद डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी के डायरेक्टर के ऑफिस में कृति अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा भरा था। कृति ने रुद्रा की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तुमने अभी जो किया उसके लिए थैंक यू। तुमने एक जान बचाई है। लेकिन अब मुझे जवाब दो, तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? रुद्रा ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। रुद्रा ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। 6 साल पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। इस बार मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। कृति ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया। कृति ने गुस्से से कहा, माफी? क्या एक माफी मेरे दिए गए जख्मों की भरपाई कर सकती है? रुद्रा ने कहा, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। आने वाले समय में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को
जो दुख मेरी वजह से मिला है उसकी भरपाई कर सकूं। अचानक कृति आगे बढ़ी और उसने रुद्रा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज खामोशी में गूंज उठी। कृति ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, तुम क्या भरपाई करोगे? क्या तुम जानते हो 6 साल पहले तुम्हारी वजह से मुझे झा फैमिली से निकाल दिया गया था। जब मैं अकेली सड़कों पर धक्के खा रही थी तब तुम कहाँ थे? जब जिया के जन्म के समय मैं लेबर पेन से मर रही थी तब तुम कहाँ थे? याद रखना रुद्रा, तुम इस जिंदगी में मेरे कर्जदार हो। अब यहां से दफा हो जाओ। रुद्रा के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि कृति के दिल में भरी नफरत को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। सिर हिलाकर रुद्रा मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही रुद्रा जाने वाला था, ऑफिस का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। एक यंग लड़का लड़खड़ाते कदमों के साथ हाथों में फूलों का गुच्छा लिए अंदर आया। उस यंग लड़के ने सार्केज्म से कहा, वाह क्या बात है कृति झा, तो तुम मेरी पीठ पीछे एक मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अचानक अंदर घुसा इस शख्स को देखकर रुद्रा और कृति दोनों ने उसकी तरफ देखा। कृति ने गुस्से से कहा, जयेश माथुर, अपनी जबान साफ रखो। कृति के मुंह से उस शख्स का नाम सुनकर रुद्रा की भवें सिकुड़ गई। उसे कुछ याद आया। अफवाहों के अनुसार ये लड़का एक प्लेबॉय था। अपने पिता के प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर होने का फायदा उठाकर उसने अनगिनत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुद्रा की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं और चुपचाप हालात को देखने लगा। जयेश माथुर ने फिर से सार्केज्म से कहा, मैं कीचड़ उछाल रहा हूं। कौन नहीं जानता कि तुम कृति झा किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाने देती, लेकिन अब तुम एक आदमी के साथ एक ही कमरे में बंद हो। क्या तुम कहने की हिम्मत कर सकती हो कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं चल रहा है? वो कृति को यूनिवर्सिटी के दिनों से ही पसंद करता था, लेकिन कृति का रुतबा और अलग थलग रहने का अंदाज ऐसा था कि उसे कभी मौका नहीं मिला। ये सिलसिला तब तक चला जब 2 साल पहले कृति ने स्कूल के हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी के लिए अर्जी दी। तब जाकर जयेश माथुर को एक उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि कृति को मनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लेकिन आज उसी औरत के ऑफिस में एक दूसरा मर्द मौजूद था। ये नज़ारा देखते ही उसकी सारी कल्पनाएं ढह गईं। कृति ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। जयेश माथुर ने एक घिनौनी मुस्कुराहट के साथ ताना मारा, सिक्योरिटी को बुलाओगे? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे परिवार के प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में शेयर्स हैं? कृति ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? जयेश ने कहा, बहुत सिंपल है। जब तक तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे जिया का पिता बनने दोगी, तब तक सब ठीक है। वरना मेरा बस एक फोन तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकलवा सकता है। तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। वैसे भी वो रेपिस्ट रुद्रा तो 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अब तुम्हारे लिए भी एक साथी खोजने का वक्त आ गया है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम एक आलीशान जिंदगी जी सकती हो। कृति के दिल में कड़वाहट भर गई। उसने पिछले 2 सालों में बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया था, लेकिन अब सब कुछ फिर से बिगड़ने वाला था। कृति के चेहरे पर कश्मकश के भाव देखकर जयेश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आगे बढ़ा और कृति का हाथ पकड़ना चाहा। तभी एक जानलेवा इरादों से भरी आवाज कमरे में गूंजी, जिया तुम्हारी बेटी बनेगी? जयेश माथुर, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जैसे ही जयेश ने सोचा कि उसकी चाल कामयाब होने वाली है, उसके कान में अचानक वो आवाज पड़ी। वो खौफनाक लहजा एक तेज तलवार की तरह था, जिससे वो कांप गया। उसने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि बोलने वाला वही आदमी था। जयेश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? रुद्रा ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। रुद्रा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कौन हूं? मैं जिया का असली बाप हूं, वो रेपिस्ट जिसका तुमने अभी जिक्र किया, जयेश माथुर।
पहचाना नहीं मुझे? जयेश माथुर ये सुनकर चौंक गया। फिर उसने रुद्रा को पहचान लिया और हैरान रह गया। जयेश ने हिकारत से कहा, मैंने सोचा पता नहीं कौन है तो तुम हो। ये कचरा वापस आ गया। क्या तुम कृति के साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हो? तुम्हें कबीर झा के बदले से डर नहीं लगता? रुद्रा ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। रुद्रा ने उलझन से पूछा, कबीर झा? कबीर झा मुझसे बदला क्यों लेगा? उस जमाने में वो और कबीर झा दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन रुद्रा हमेशा उस पर भारी पड़ता था। अब ऐसा लग रहा था कि उस जमाने में उसे फंसाने वाले शख्स के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। जयेश के चेहरे पर फौरन घबराहट छा गई। उसे एहसास हुआ कि उससे कोई बड़ी बात निकल गई है। जयेश ने घबराते हुए कहा, ये तुमने उस जमाने में कृति का रेप किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर झा फैमिली को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांगो। रुद्रा जयेश की तरफ बढ़ने लगा। रुद्रा ने धमकी भरे लहजे में कहा, तो अब मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं। क्या उस जमाने में मुझे कबीर झा ने फंसाया था? जयेश गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े फूलों को एक तरफ फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्रा की रफ्तार तेज हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। फौरन जयेश के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान उभरा और उसका आधा चेहरा सूज गया। जयेश ने चीखते हुए कहा, आह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का बेटा होने के नाते वो एक स्टैंडर्ड अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। इतने सालों से हमेशा वही दूसरों को सबक सिखाता आया था। रुद्रा ने कहा, शोर मत मचाओ। लेकिन जवाब में उसे रुद्रा का एक और थप्पड़ मिला जो उसके दूसरे गाल पर पड़ा। फौरन जयेश का चेहरा सूज गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। रुद्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट ठंडक से भरी हुई थी। रुद्रा ने धीरे से कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? घुटनों के बल झुको और माफी मांगो। जयेश सच में डर गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। जयेश ने कांपती आवाज में कहा, मैं सब बताता हूँ। मुझे इस मामले के बारे में यकीन से नहीं पता, लेकिन पिछले साल जब मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ शराब पी रहा था तो मैंने उसे बातों बातों में ये कहते सुना था कि उस जमाने में तुम्हें कबीर झा ने ही ड्रग्स दिए थे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ये सच है या नहीं। कृति, जो अब तक सकते में थी, जयेश की सफाई सुनकर चौंक गई। कृति ने हैरानी से कहा, क्या? उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस जमाने के मामले का ताल्लुक उसके कजन कबीर झा से था, लेकिन गौर से सोचने पर उसे याद आया कि उस मामले में वाकई बहुत सी शक वाली बातें थी। रुद्रा का दिल भी डूब गया। हालांकि वो इस बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता था, लेकिन ये मामला शायद बेबुनियाद नहीं था। रुद्रा ने अपना सिर हिलाया। उसने तय किया कि चाहे ये बात सच हो या झूठ, वो इसकी तह तक जाकर रहेगा। रुद्रा ने जयेश की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, जब तक मेरा मूड ठीक है दफा हो जाओ। जयेश ने घबराकर कहा, जी जी। जयेश को जैसे माफी मिल गई। वो रुद्रा से सच में डर गया था। वो तो हिंसक था और उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर था। लेकिन किसी ने भी जयेश की आंखों में पलटते वक्त चमकती हुई नफरत पर ध्यान नहीं दिया। उसे एक रेपिस्ट ने मारा था। ये रंजिश इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। क्या कबीर झा ने ही सच में रुद्रा को फंसाया था? अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जयेश माथुर ने क्या खौफनाक कदम उठाया? क्या कृति अब रुद्रा पर भरोसा कर पाई? और क्या रुद्रा अपनी बेटी जिया से मिल पाएगा? सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।